हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर बंजारे हूँ। मैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट ऑडिट के पोस्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और ये मेरा अभी जस्ट 8वां अटेम्प्ट था और कंटिन्यू मैंने 7 बार प्रीलिम्स तो क्लियर किया है, तो होप सो कि 8वां हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम प्रसून गुप्ता है और मैं इस बार 2024 के CGPSC में मेरा 36 रैंक आया था, जिसमें मुझे DSP का पद मिला है। उससे पहले 2023 में मुझे जेल अधीक्षक का पद मिला था और इस बार भी मैंने दिया था, बट मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं पाई थी, ट्रेनिंग चल रहा था। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो बस इतना ही। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका साहू है और मैं करेंटली स्टेट फाइनेंस सर्विस ऑफिसर हूँ। मेरा सिलेक्शन CGPSC 2023 में हुआ था, जिसमें मेरी रैंक 14 थी। फिर उसके बाद मैंने फिर से दिया था जो अभी लेटेस्ट में जो रिज़ल्ट आया CGPSC 2024, जिसमें मेरी रैंकिंग 15 थी और इस बार फिर से मैंने प्रीलिम्स दिया है ऑब्वियसली। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो हेलो एवरीवन, आई एम शिशिर द्विवेदी और मैं भी स्टेट फाइनेंस सर्विस ऑफिसर हूँ। CGPSC 2023 बैच में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। रैंक मेरा 24 था और सिलेक्शन सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था और उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप ले लिया था और ये इस बार मैं PSC दे रहा हूँ वापस। DC की पोस्ट कम थी इसलिए इस बार DC की पोस्ट ज़्यादा है। तो ठीक है, DC की पोस्ट है जो भी, पर इस बार मैं वापस अटेम्प्ट दे रहा हूँ और थर्ड अटेम्प्ट है ये मेरा। बस दैट्स इट। आज हम बात करेंगे CGPSC प्रीलिम्स के कट ऑफ की। तो जैसा कि मुझे ऐसा लगा कि इस बार का जो CSET था, पहले CSET की बात कर लेते हैं। जी। CSET तो ऐसा था कि बहुत इजी था। इस बार डिसाइडिंग फैक्टर था नहीं, 22 में था डिफिकल्ट, 21 में डिफिकल्ट था। इस बार तो उसका कोई मतलब है नहीं, काफ़ी इजी था, सभी लोग उसमें क्वालिफाई कर गए होंगे। अब आता है पेपर 1 का। तो जैसे कि हम तीनों ने एग्ज़ाम दिया था, मेरा तो उतना अच्छा गया नहीं, लेकिन सर और मैडम का अच्छा गया है। तो अपन बात करते हैं। तो आप बताइए मैडम, आपको क्या लग रहा है? पेपर का एनालिसिस करेंगे और हम कट ऑफ की बात करेंगे। सर एक्चुअली पेपर मतलब देखने के बाद फर्स्ट इंस्टेंट में तो यही लगा कि मतलब जो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े फैक्चुअल थे और क्वेश्चंस मतलब ठीक थे, पर जैसे ऑप्शंस में जाते थे ना, हाँ, तो वहाँ पे लेंदी था और मतलब इन जनरल थोड़ा लास्ट ईयर से मतलब थोड़ा टफ था। कट ऑफ ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर से कम हो गई। हाँ, थोड़ा कम हो गई। और आपको कैसा लगा? ओवरऑल मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट ही है, तो ओवरऑल ऐसा लगा कि पेपर फैक्चुअल बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद चीज़ें ऐसी थी जैसे आप श्योर नहीं हो पा रहे थे। कई जगहों पे ऐसा हो रहा था कि ऑप्शंस, आप 2 ऑप्शंस में आके फंस जाओगे। और छत्तीसगढ़ के ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे जिनमें ऑल ऑफ दी अबव वाले ऑप्शन जनरली जो थे, तो वो फंसाने वाले थे। तो एज इन ओवरऑल पेपर थोड़ा टफ था, पर कुछ क्वेश्चंस बन भी रहे थे। तो जो इजी क्वेश्चंस है उनको अगर सही किया गया है तो वो बेटर है। हाँ, बहुत प्लस है। मुझे भी ऐसा लगा कि बाहर में भले ऐसा लग रहा होगा कि बहुत, जो लोग बाहर में पेपर को देख रहे हैं कि बहुत इजी है, लेकिन अंदर बहुत सारे क्वेश्चन फंसाने वाले थे। और मेरा जो फंडा ऐसा रहता है निकालने का फार्मूला कि इजी वाले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 2 करो और उसमें 1-2 सिली मिस्टेक्स डाउन कर दो तो कटा आ जाता है। तो अराउंड 45 के अराउंड इजी थे शायद, 45-46 के आसपास। तो वही 90, 92 या 88, अगर हम एक रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 88 to 92 तक अगर आपका है तो आप हो सकते हो। आप लोग को क्या लगता है, इस पर एग्री करते हो आप? लाइक जैसे कि मैंने पेपर बनाना जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट राउंड में मेरे अराउंड 40 के मतलब ऐसा था कि शॉर्ट थी मैं। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब इसमें मल्टीपल राउंड्स में जाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 90 ±5 ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ज़्यादा सही रेंज रहेगा। 90 ±5। सिमिलर मेरा भी है, 90 ±5। लेकिन मैं थोड़ा सा और वो करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड हैं इस बार थोड़ा। बिल्कुल। तो ±1-2 मैं मान लेता हूँ, मतलब 92 ±5 बोल सकता हूँ मैं। मतलब 95 से ऊपर तो मैं भी नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन 95 के अराउंड तो जा ही रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बिल्कुल। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अगर आप UR कैटेगरी के हैं, और इसमें हम एक चीज़ और फैक्टर ऐड करेंगे कि जो अमेंडमेंट में जो थोड़ा ऊपर हो जाता है, कभी थोड़ा नीचे हो जाता है। जी। तो अगर आप UR कैटेगरी के हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका 85 से अधिक नंबर आ रहा है या 85 तक भी आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय कम है। अगर आप OBC के हैं, अगर आपका 82 नंबर आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है या 81 भी आ रहा है तो आप होपफुल रहिए, आप तैयारी करिए। SC में ये नंबर मेरे ख्याल से 76-77 के आसपास रहेगा और ST कैटेगरी में
69-70 के अराउंड होना जाना चाहिए, चाहिए। है ना? ठीक है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हिसाब से इतना ही रहने वाला है कटअप। यस, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट कुछ कारणवश या फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण उनका नहीं हो पाता है। जैसे अभी भी मॉडल आंसर मिलाए होंगे तो कुछ लोग के नंबर थोड़े कम आ रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैम आप उनके बारे में बोलें कि जो उनका थोड़ा कम आ रहा है, जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाएगा जब रिजल्ट आएगा तो उनके लिए अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर जैसे कि मेंस का ऐसा रहता है कि अगर आपका मेंस रेडी है तो वही आपका मेरिट और आपकी सर्विस डिसाइड करता है। तो अगर एक परफेक्ट अगर टाइमिंग आपके पास है तो पहले मेंस का जो भी सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं, फिर उसके बाद साइड बाय साइड आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। बट जो अभी पूरा मेन फोकस रहना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन और प्लस आंसर राइटिंग, ताकि कभी भी अगर आपका प्री निकले तो डायरेक्ट आपका नाम में लिस्ट होना चाहिए। भले वो अगले साल हाँ, भले वो अगले या साल अगले साल में हाँ, निकले ऐसा। तो मतलब इतना आपकी तैयारी होनी चाहिए मेंस की कि डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाए और लिस्ट में बस आपका नाम रहे। बिल्कुल बिल्कुल। शिशिर सर, आप इसमें कुछ कहना चाहिए? मैं बस, मैम ने तो काफ़ी बातें कवर कर ही दी हैं। मैं बस एक आध पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि एक हमारे बहुत ख़ास मित्र हैं और सेलेक्टेड हैं वो, और कंटिन्यू अब उनका 2 बार 3 बार सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनका सिलेक्शन जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो उनका 6th अटेम्प्ट था। तो हार नहीं माननी है और रार नहीं ठाननी क्लास है। 2 ऑफिसर अब हैं। भी फ़िलहाल वो क्लास 2 ऑफिसर हैं, तो हार मत मानिए, रार मत ठानिए, लगे रहिए। और देखिए, किस्मत का दरवाज़ा तब तक पीटते रहिए जब तक वो खुले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर ने। और मैं भी आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप तैयार रहिए, रेडी रहिए। अभी 3 महीना ये सोच के पढ़ाई करिए कि आपका मेंस है, सूडो मेंस जिसको बोलते हैं। सूडो मीन्स, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तैयार रहिए, जब पेपर आएगा तो आप कहीं लाइब्रेरी में कहीं बैठ के उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखिए हर बार पहला अटेम्प्ट में तो निकलता नहीं है। समझिए कि मेरा एक अटेम्प्ट है, तो अगले बार के लिए आप और तैयार हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमको मेंस के पढ़ने का कभी समय नहीं मिलता है, हम प्रीलिम्स के चक्र में ही घुसे रह जाते हैं। तो आप इसको तैयार करिए और अगली बार जब भी आपका निकलेगा आप सीधे ट्राई करिए क्लास 2। जैसा कि सर ने एग्जांपल दिया इनके मित्र का, वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो नाम लेने से मना किए हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम अब आगे अगर देखें तो मेंस के लिए इस बार बहुत कम समय है, शायद 80 दिन का समय है अब हाँ, लगभग। और तो सभी जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, जिनका नहीं भी हो रहा है, मेंस में उतरना चाहिए। तो सभी लोग पूछते हैं हमसे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस की। तो मैडम आप बताइए, समय कम है, मेंस के बारे में आप कैसे अप्रोच करती थी और आप क्या सजेस्ट करेंगे एस्पायरेंट्स को? सब मेंस में जो आपके मार्क्स डिफरेंशिएटिंग जहाँ पे दिखते हैं वो सबसे पहला है पेपर नंबर 1 लैंग्वेज का, पेपर नंबर 2 ऐसे का, और पेपर नंबर 4 जो साइंस और मैथ्स का है। वो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप स्कोर कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्स्ट्रा एड्स मिलता है, तो इन सब पे फोकस कर सकते हैं। अब जो नया डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जिस पेपर में दिख रहा है वो है पेपर नंबर 6 जिसमें सोशोलॉजी, फिलोसफी और जो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर वाला है, उसमें अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर अच्छी है और आपका कंटेंट अगर स्ट्रांग है तो प्रैक्टिस के साथ उसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें पेपर वाइज तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 1 होता है, क्योंकि पेपर 1 काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो शिशिर सर, आप इस पे बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि पेपर 1 काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है और मतलब जिस साल हमारा भी सिलेक्शन हुआ है, इवन लास्ट ईयर भी, मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बहुत बड़ा था ये। मेरा 126 आया था लास्ट ईयर, उसी से मेरा रैंक बना है। मैं इसको मतलब मानता हूँ कि पेपर 1 मैंने सही किया तो ही मेरा रैंक बना। तो बस सर ने एग्जांपल दे ही दिया है, 126 आया था जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था या हमारा सिलेक्शन हुआ था। उस साल भी मार्क्स अच्छे थे, मतलब पेपर 1 में मार्क्स डिफरेंशिएटिंग थे, अच्छे मार्क्स गए थे। तो पेपर 1 को एक रूटीन बना लीजिए आप, पूरे जितने भी दिन का है ये 80-70 जितने भी डेज़ का भी बचा हुआ है उसको रूटीन बना लीजिए आप। और कम से कम ना इन तीनों पेपर में ना ऐसा होता है जनरली कि किसी का कोई एक पोर्शन वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है। जैसे नॉर्थ रीजन वालों का जनरली छत्तीसगढ़ी बहुत वीक रहता है, साउथ रीजन वालों के साथ भी ये इशू है। तो ऐसे पेपर्स में उसमें आप ऐसा कीजिए कि जो भी आपका वीक पोर्शन है उसको आप आधे घंटे टाइम दीजिए। मतलब मैं ऐसे ही करता था, मेरा तो यही था, जैसे मेरा छत्तीसगढ़ी मेरे को वीक लगता है तो मैं छत्तीसगढ़ी के लिए आधे घंटे टाइम देता था रेगुलरली, और आधे घंटे टाइम डिवाइड करता था हिंदी प्लस इंग्लिश। तो 1 घंटे में प्रॉपर टाइम देता था लैंग्वेज को, जो कि रेगुलर रहे, और चीज़ों को कवर करते रहिए। PYQs पे फोकस कीजिए थोड़ा, और अपना वोकैब अच्छा करते जाइए। वोकैब अच्छा करेंगे तो चीज़ें और बेटर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और मैडम एसे के बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे एसे आपका काफ़ी सही रहता है, तो एसे के बारे में आप अगर बता दें तो अभी से क्या होना चाहिए?
ऐसे में जब मैं 2023 CGPA से 2023 जब मैं अटेम्प्ट दी थी, वहाँ पे उस समय थोड़े मेरे मार्क्स कम थे, पर जब मैंने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से दिया तो उसमें लगभग मेरे ऐसे 7 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। वैसे ज़्यादा नहीं थे, पर जो चीज़ मैंने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वहाँ पे देखा कि क्या चीज़ें वर्क कर रही है, तो उसमें ये है कि इंट्रोडक्शन आपका एक बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस उसका एक ऐसे का ना एक फ्लो बनना चाहिए। लाइक पहले आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहे हैं, फिर उसके प्रोज, उसके कॉन्स, फिर वे फॉरवर्ड, और जो मतलब बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक, ऐसा वाला जो है वो आपके फैक्ट्स, डेटास या फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स आप जो भी बना रहे हैं, तो वो एक चीज़ रहती है। बाकी कंटेंट तो सबका सेम रहता है, बस आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। और मैं ऐसा मानता हूँ, जैसा कि मैम ने कहा और सर ने भी कहा कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हम प्रायोरिटी साइड्स चलें तो मैं मानता हूँ पेपर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद पेपर 2 और पेपर 4, 1 2 4, जैसा लोग मजाक में बोलते हैं कि 1 2 का 4 करना है, ठीक है। तो 1 2 का 4 करना है आप लोग को, 1 2 4, यही आपको डिफरेंशिएट करेगा। पेपर 3 5 और 7 में सबको लगभग बराबर आते हैं। 1 2 4 के बाद आते हैं आप पेपर 6। पेपर 6 में आपका फिलोसॉफी और कल्चर और सोशियोलॉजी, तीन के अगर आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 7 है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था कि कई लोग पेपर 7 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ऑल्दो उनके टॉपर से भी अच्छे अच्छे नंबर थे। तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, अगर आपका 66 से कम आ गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप पेपर 7 को भी इग्नोर नहीं करेंगे। पेपर 7 में आपको क्या करना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का बहुत अच्छे से आप पूरा नोट्स बना लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा आपको लगता है कि बहुत कम समय है, लेकिन 10 दिन 15 दिन में मेरा बन गया था। पहली बार जब मैं बना था तो 10-15 दिन में आप उसका तीनों पार्ट का शॉर्ट क्रिप्स नोट्स बना लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और बहुत एक्लीस हील जिसको बोलते हैं, बहुत जो डिफ़िकल्ट चीज़ है, पेपर 5। तो पेपर 5 में मेरा ऐसा मानना है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे को रट लो, बिल्कुल और उसका नोट्स बना लो। और दूसरा चीज़ है आपका, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के पार्ट 3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप उस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे पेपर 5 और 6 पे मैम? सर पेपर 5 और पेपर 6 में ऐसा है कि स्कोप वहाँ पे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स और जो भी पाई चार्ट है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज्योग्राफी है, आप उसको बहुत अच्छे से एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लस इकोनॉमिक्स में भी डेटा फैक्ट्स फिगर्स तो रहते हैं, तो रैदर देन उसको लिखने के बजाय, मतलब आप लिख भी सकते हैं पर उसको एक पाई चार्ट या बार ग्राफ के फॉर्म में अगर आप शो करेंगे तो एक मतलब जो एग्जामिनर है उसको एक बहुत अलग चीज़ दिखेगी। तो वहाँ पे चीज़ें है कि 0.5 मार्क्स भी अगर आपको एक क्वेश्चन में अगर मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने एक ही बार मेंस दिया है, पर मेरा मंत्रा यही रहता है ना कि जितना अच्छे से आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, तो कन्वे करने के लिए आप बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कीजिए। जैसे अगर 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कीजिए उसमें, और उसमें भी जनरली उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपका एकदम कैच फ्रेज है। जैसे बोलते हैं ना कि रेज बेट, जो एक वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस रहता है कि हाँ ये क्यों है ऐसा, क्यों, वो फोकस पे आपका रहना चाहिए। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है महानदी के बारे में तो मैं वहाँ उसको स्पेसिफिकली बता दूंगा लेंथ, मैं पहले ही दिखा दूंगा सामने वाले को कि मेरे को लेंथ बताना है इसमें। तो उन चीज़ों पे फोकस जितना ज़्यादा आप ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेंगे और जितना ज़्यादा सामने वाले को आसानी से वो चीज़ दिखेगी तो वो बहुत अच्छा है। और बाकी मैम ने तो ऐड कर ही दिया, बार, पाई चार्ट, डायग्राम्स वगैरह और फ्लो चार्ट का यूज़ करना, ऐसे में भी ये यूज़ कर सकते हैं आप। और मैप्स भी मैं बोलूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जियोग्राफी के एस्पेक्ट में। और देखो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है, इकोनॉमी की बात है, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर अच्छे से यूज़ कर लेते हो, करंट के मैटर्स अच्छे से उनको डिस्कस करके फिगर्स वहाँ पे आप ऐड कर देते हो, तो वो वैल्यू एडिशन करता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मेंस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। सो राइटिंग लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा लिखना है। अगर आप लिखने में आलस करेंगे, सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पढ़ने से शायद प्रीलिम्स निकल जाए, लेकिन लिखना होता है आपको। राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए। राइटिंग के 3 फैक्टर्स हैं, आप नोट्स बनाइए, आप पीवाईक्यू लिखिए और टेस्ट सीरीज लिखिए, ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे, अगले 80 दिन में आप लिखने के लिए अलग से एक समय निकालिए। या साथ में मैं तो क्या करता था, पढ़ते लिखता था। मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं एक बगल में रफ लेके स्क्रिप्ट करता रहता था, ठीक है। तो आपको लिखना है, लिखने से ही होगा। और अगर आपको लिखने में मौत आ रही है अगर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना आलस छोड़िए और लिखिए। तो हमारे साइड से इतना ही है। आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से मेंस दीजिए, और जो लोग का नहीं हो पाया है वो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करिए। याद रखिए कि मेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस से आपका
रैंक डिसाइड होगा और असली लड़ाई अभी चालू हुई है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा इस पे कि बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। तो जिनका इस बार नहीं हो रहा है या जो बहुत क्लोज आके रुक जाएंगे, तो मेंस ही आपको नेक्स्ट ईयर आगे लेके जाएगा। तो जितना ज़्यादा उसको सॉलिड बना के रखेंगे अपने बेस को, उतनी ज़्यादा आपकी इमारत बड़ी बनेगी। बिल्कुल। कुछ ओके ओके, थैंक यू। तो अभी हमारे मैं अभी हमें सबके अजीज मित्र चंद्रशेखर सर भी आ गए हैं, तो प्लीज़ सर आइए। हेलो हेलो दोस्तों, ये हैं, आप सभी इनको जानते ही होंगे। CGPSC हैक्स चैनल जो है वो इन्हीं का है और चंद्रशेखर सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो समय बहुत कम है, सब लोग पूछते हैं, आपसे ही पूछते होंगे आपके स्टूडेंट्स कि बहुत कम है, इस बार सबसे कम है, कम समय है शायद, तो उसमें बच्चों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, समय को देख करके क्या क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मेंस बेसिकली 3 चीज़ पे बेस्ड है। पहला तो नॉलेज, सेकंड है कि आप उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड ये है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि आप चीज़ें कंप्लीट कर सको। ये 3 चीज़ अगर आपका अच्छा है तो मेंस आप कर लोगे। और मैं जहाँ तक मान रहा हूँ, आप लोग भी एग्री करेंगे कि जो अभी मेंस दे रहे हैं वो 60% तो ऑलरेडी जो लोग कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, सेलेक्ट हुआ, तो उनका चांसेस तो बढ़ जाता है, मतलब जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। और जो नए नए हैं, मेनली तो हमें उन्हीं के लिए जो प्रयास है वो उन्हीं के लिए है कि आप अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आप जैसे सर 1 2 का 4 बताए, वो फार्मूला एकदम सही चीज़ है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो समझ आ रहा है, लोगों का जो स्कोर है 1 2 और 4 में ही है, बाकी सब में सबका एवरेज है। इवन टॉपर्स का जो रैंक 1 है उसका रैंक 50 से भी मिलाओगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट के एवरेज आ ही जाता है। बट पेपर 2 में, पेपर 4 में, 1 में मतलब उनका बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करिए, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखिए, वो प्री में भी काम आता है आप अगर आपका बेसिक अच्छा है, और वो मेंस में भी काम आता है। तो जो प्री में पढ़ा है उसको पॉलिश करते रहिए, अभी से छोड़िए मत। और कुछ कुछ सब्जेक्ट जो नए हैं, जो केवल मेंस में हैं, उनको आप पहले प्रायोरिटी देते जाइए, खासकर पेपर 7 6 का जो है ना। तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। बाकी सर लोग तो आप लोग को गाइड कर ही चुके हैं। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर जैसे कि अभी सभी लोगों का क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, आप हमारे पूर्वोधा हैं, पहले से सेलेक्टेड हैं, हम लोग तो बाद में सेलेक्ट हुए, तो हमको ये गाइड करते थे, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है, और प्रीलिम्स के बारे में क्या आपका ओवरव्यू है? प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो मेरे को जहाँ तक लग रहा है 90 ±5 का UR का है। अब उसके हिसाब से बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं, है ना, मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा, 95 to 85 ही रहेगा वो। बाकी मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स थोड़ा 2021 से हल्का सा इजी था, बट मॉडरेट से टफ़ की ओर ही था, इजी तो नहीं था, है ना, चीज़ें कंफ्यूजिंग था। अब बाहर जो लोग हैं उनको भले इजी लग सकता है, बट जब आप पेपर हॉल में होते हैं तो इजी क्वेश्चन भी बहुत टफ लगने लगता है। जैसे मैं खुद वो शांति बिल खुद छोड़ के आया हूँ, तब मैं क्या बोलूँ है ना, वहाँ पे मेरे को T से ट्रांसफ़र लग रहा है, तो वहाँ पे दिमाग में 25 चीज़ें चलते रहता है, तो मेरे को तो टफ लगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।